नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी हलचल है। मेल मुलाकात का दौर जारी है। सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी उबर नहीं पा रही है, जिस पर चिंतन, मनन, मंथन भी हुआ। लेकिन रविवार को हुई बीजेपी कार्यसमिति की बैठक के बाद इसके साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। कार्यसमिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में पार्टी के पुअर परफॉर्मेंस की समीक्षा, उपचुनाव में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही सत्ता और संगठन के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से सरकार की खिलाफत में मुखर हुए, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य परोक्ष रूप से बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि राज्य में पार्टी और सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मौर्य ने बहुत साफगोई से कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन से बड़ा कोई नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद यूपी की सियासत में गर्मी और बढ़ी हुई है। चर्चा ये चल पड़ी है कि क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब सत्ता और संगठन को लेकर बदलाव की चर्चाएं हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सीएम के चेहरे में बदलाव से लेकर सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव की खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं। अब जहां जहां बदलाव के संकेत हैं, तो हार पर तकरार भी। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि यदि सत्ता और संगठन में बदलाव होगा तो क्या होगा। और सवाल यह भी है कि बीजेपी में बढ़ा तापमान आखिर कब खत्म होगा। यूपी का सियासी तूफान, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे स्वदेश एजेंडा में। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बहुत बड़े बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं के इसी दौर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद बीते तकरीबन 12 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी फेरबदल की बात हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार में कुछ बदलाव तो होने तय हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से हार के कारणों पर चर्चा हो रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल की बात की जा रही थी। लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहे। अब पार्टी सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में जो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उसमें 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार महत्वपूर्ण है। साथ ही संगठन में फेरबदल की बातचीत अहम मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में फेरबदल या बदलाव की जो भूमिका बनाई गई है, उसमें जातिगत समीकरणों और जहां पर पार्टी चुनाव हारी है, उसका पूरा सियासा खाका खींचा गया है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व चुनाव के परिणाम के बाद बदलाव करने की तैयारी में है। माना यही जा रहा है कि इस बदलाव की कड़ी में कुछ नेता जो मंत्रिमंडल में हैं, वो संगठन में आ सकते हैं, जबकि कुछ संगठन से जुड़े हुए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक चुनावी नतीजों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार में मंत्रियों के विभाग का फेरबदल भी संभव है। सूत्रों की माने तो बीते कुछ दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में लाने के लिए इस तरीके के कई सुझावों पर चर्चा हुई है। गौरतलब है कि रविवार को हुई कार्य समिति की बैठक में सत्ता और संगठन को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के बयान से प्रदेश का सियासी माहौल फिर गरमाया हुआ है। एक महीने के दौरान सीएम की मौजूदगी में हुई कैबिनेट व अन्य बैठकों में भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। वो ज्यादातर दिल्ली में ही रहे हैं और उनके शीर्ष नेतृत्व से मिलने की खबरें आती रही हैं। इसके बाद से बयानबाजी हो रही है। मंगलवार को केशव प्रसाद और जेपी नड्डा के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात में पार्टी के नेताओं के बयान से हो रहे नुकसान पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मुलाकात की, जिसके बाद चर्चाओं ने ज्यादा जोर पकड़ा। अब सत्ता संगठन की उठापटक पर विपक्ष भी तंज कस रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं
लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व चुनाव के परिणाम के बाद बदलाव करने की तैयारी में है। माना यही जा रहा है कि इस बदलाव की कड़ी में कुछ नेता जो मंत्रिमंडल में हैं, वो संगठन में आ सकते हैं, जबकि कुछ संगठन से जुड़े हुए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं योगी सरकार में मंत्रियों के विभाग का फेरबदल भी संभव है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार और संगठन में जो हलचल देखने को मिल रही है, किसी बड़े सियासी बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता। माना ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बड़ा चौंकाने वाला हो। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, तो कहीं ना कहीं जो हार हुई है लोकसभा में, उस पर मंथन तो है, बदलाव की बयार भी चल पड़ी है, लेकिन मेल मुलाकातों का जो दौर है उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि लखनऊ से दिल्ली तक मुलाकातों का दौर है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले हैं अमित शाह और उनकी 2 घंटे तक बैठक चली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। राष्ट्रीय जेपी नड्डा से भी मिले थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से उनके साथ बैठक की और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो भी जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। तो आपको बता दें कि जो बैठकों का दौर है लखनऊ से दिल्ली तक वो लगातार चल रहा है और इस बीच राज्यपाल से भी मुलाकात होती है योगी आदित्यनाथ की। तो ये कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये जो हलचल है, उस हलचल में ऐसा क्या हो रहा है, क्या वाकई कुछ चौंकाने वाला निकल कर आएगा या फिर नजर रखी जा रही है। तो वो नजर मुख्य रूप से किस पे है? जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य की जो कहते हैं ना कि उनका एक व्यवहार जिस तरीके से दिख रहा था, कई वो मीटिंग्स में पहले नहीं दिखे, फिर उसके बाद आते हैं, बोला तो उन्होंने सीधे एक बदलाव के संकेत जैसे दे दिए। तो निश्चित तौर पर सवाल तो है कि आखिरकार इस लोकसभा के बाद इससे उबर नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष जो है वो सीधा सीधा इस पर तंज मार रहा है, क्योंकि उनको देखिए एक मुद्दा मिल गया। उन्हें आज ये बोलने के लिए मुद्दा मिला है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अब इस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं और असल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाकई कोई बदलाव की बयार है या फिर कुछ और है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धिश्री हमारे साथ जुड़ी हैं। सिद्धिश्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिव कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएलडी का पक्ष रखेंगे अंकुर सक्सेना। अंकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात त्रिपाठी। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, अभी हमारे साथ कुछ मेहमान नहीं जुड़े हैं तो मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है आवाज, राखी जी आ रही है। प्रभात जी, ये जो हलचल उत्तर प्रदेश में है, ये हलचल तो ठीक है, हो सकती है। हलचल 2-3 वजहों से भी हो सकती है। एक तो 27 में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके पहले उपचुनाव बचा है, तो ये हलचल तो ठीक है। लेकिन ये जो दूसरे टाइप से मंथन और बैठकें चल रही हैं, वो लोकसभा की जो नंबर ऑफ सीट्स आई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, ये उबर नहीं पा रहे हैं उससे। और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है इस उपचुनाव के बाद, और नजर खास तौर पर रखी जा रही है। मतलब कुछ बातें तो ऐसी भी हैं कि हो सकता है जो सीएम है उनके चेहरे पर भी बदलाव हो जाए, क्योंकि मेल मुलाकात जो एक दूसरे के साथ हो रही है वो कई सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से ही हैं, बहुत नजदीक से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आखिर इस हलचल के पीछे है क्या। देखिए राखी जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक चाल चरित्र और चिंतन और के रूप में जानी जाती थी, एक अनुशासित पार्टी जानी जाती थी, लेकिन इसमें जो गुटबाजी लगातार
पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जब मुख्यमंत्री पद के लिए केशव प्रसाद मौर्य, राखी जी आपको याद होगा 2012 में जब अखिलेश सरकार थी तो केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, और जब 17 में ताजपोशी हुई तो अचानक योगी आदित्यनाथ को पद पे बैठा दिया गया, और उसी के पैरेलल पिछले 2 महीने तक लगातार हैंगओवर मौर्य जी का सीएम पद का नहीं हटा, और एनेक्सी जाके वो बाकायदा मुख्यमंत्री के कैबिनेट कक्ष में कब्जा कर चुके हैं कई बार, और वहां जाके बैठ गए हैं। तो जो ये योगी को लेके जो चला आ रहा है, ये पूरा एक रस्साकसी जो है कुर्सी की लड़ाई है। लेकिन जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी, और वो जमीन सिर्फ इसलिए खिसकी कि जब 7 साल के अंदर योगी सरकार थी तो जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है। जिस तरीके से कहते हैं सत्ता और संगठन का एक साथ होना चाहिए पार्टी का, वो बिल्कुल अलग दिखाई दिया, और वही दर्द जो था वो दर्द संगठन का और अपना एक निजी स्वार्थ का, एक कुर्सी का दर्द एक झलक के केशव प्रसाद मौर्य का आया। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि भूपेंद्र चौधरी ने अपना इस्तीफा अभी इस्तीफा अधिकृत घोषित नहीं किया है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इस्तीफा अपना जेपी नड्डा को सौंप दिया है। पीएम के साथ 1 घंटे उनकी बैठक हुई है, और यह तय हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, और उनको रिमूव किया जाएगा डिप्टी सीएम से, और भूपेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो ये जो मंत्रिमंडल के चेहरे बदले जाएंगे, उसके अलावा जो उनके सहयोगी दल है वो भी अब धीरे धीरे बोल रहे हैं, चाहे वो निषाद हो चाहे राजभर हो, क्योंकि वो अपनी जमीन तो खो चुके हैं, लेकिन वो टीकरा फोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि 2027 जो है एक बड़ा रण है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी है, और अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक भाजपा का एक ऐसा विकेट उखाड़ा है कि 33 सीटों पर लाके फेंक दिया है। जो पार्टी 325 विधायकों की पार्टी है वो 850 की सीटों पे जाके सिमट गई है 33 के हिसाब से। तो सबसे बड़ा 27 का जो रण है, क्योंकि देखिए राखी जी एक चीज समझ लीजिए, इनके जो पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख या जो कार्यकर्ता होते थे वो अति उत्साह या ओवर कॉन्फिडेंस तो था लोगों के अंदर, लेकिन कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे। डीएम नहीं सुन रहा था, तहसीलदार नहीं सुन रहा था, थानेदार नहीं सुन रहा था, और जिस तरीके से ऊपर ये संदेश गया कि योगी आदित्यनाथ $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है और ये सारी चीजें, लेकिन पार्टी में जब गुटबाजी होती है राखी जी तो पार्टी तितर बितर हो जाती है। कार्यकर्ताओं के जब काम नहीं होते हैं तो वो उसका असर संगठन पे पड़ता है। तो संगठन और सरकार बहुत बुरी तरह चरमराई हुई है। अब इसका ऑपरेशन कैसे जेपी नड्डा करेंगे, कैसे मोदी करेंगे, कैसे अमित शाह करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मीडिया में कुछ दिखाती है और अचानक कौन सा फैसला ले लेती है, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को वापस मठ भेजा जाएगा या योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति में आएंगे और कोई बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े कस में है और बहुत ज्यादा भितरघात उनके अंदर चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। यही समझाया जा रहा है कि 2010 बाई इलेक्शन है विधानसभा के, इस इलेक्शन तक मामले को रोका जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मामला अभी गवर्नर से मिलने गए हैं मुख्यमंत्री जी, वो विधानसभा का सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो ये सारी गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तेजी से चल रही हैं, उससे विपक्ष जो है पूरी तरीके से उसकी बाछें खिली हुई हैं, क्योंकि वो विधानसभा में भी घेरेगा, शिक्षकों के मामले में, पेपर लीक के मामले में, जितने भी उसने नैरेटिव बनाए थे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए, वो एक बड़ी विधानसभा के अंदर भी दिखाई। ठीक है प्रभात जी, वापस आती हूँ। अंकुर जी आवाज पहुंच रही है मेरी? अंकुर जी मुझे सुन पा रहे हैं? तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात हैं और लगातार अब तो वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि हलचल बहुत तेजी से है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं बहुत कुछ हो सकता है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जी राखी जी, प्रभात भाई का ये अपना निजी विचार हो सकता है, स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो अपने हिसाब से हर चीज को अवलोकन कर रहे हैं और अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हम लोग एनडीए गठबंधन में के सहयोगी दल हैं और भारतीय जनता पार्टी निसंदेह एनडीए का अग्रणी दल है और भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मसला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जब ये अंदरूनी मसला है तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि
ना केवल एशिया की, इवन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं या इस तरीके का जो थोड़ा बहुत उनके बीच में कह लीजिए इलेक्शन के परिणाम के बाद उनका इंटरनल आकलन है जो, तो उस आकलन, क्योंकि ये जो सारी बातें उभर कर आई हैं, ये सारी बातें उभर के आई हैं इलेक्शन के परिणामों के बाद, और जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समीक्षा बैठक की है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि कार्यकर्ताओं के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है, आंतरिक लोकतंत्र है, तो ऐसी स्थिति में सबने अपने विचारों को व्यक्त किया है, और जब विचारों को व्यक्त किया है तो उसमें विरोधाभास की कोई बात नहीं है। विचार आदमी व्यक्त करता है, केंद्रीय नेतृत्व तक उनकी बात पहुंची है, तो केंद्रीय नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं की बात। अच्छा अंकुर जी, मुझे एक बात बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कहती थी जो भी होता है हमारा संगठन तय करता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी बात करते हैं, बयान जारी करते हैं, सब चीजें। तो आज इतना अलग अलग क्यों दिख रहे हैं मुझे? सीएम योगी आदित्यनाथ की मैं बात करूं या फिर मैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करूं, पहले तो कई मीटिंग्स में दिखे नहीं, गए तो अब वो अभी देखिए हाल ही में उनका कितना अच्छा बयान आया, संगठन ही बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, और अभी भी वही सारी चीजें उसी को लेकर बात हो रही है, बदलाव की जरूरत है। अब उनको दिख रही होगी बदलाव की जरूरत, लेकिन है तो आप सब एक ही ना, तो आधे लोगों को बदलाव की जरूरत दिखती है, आधे लोगों को नहीं दिखती, ये क्या दर्शाता है? राखी जी देखिए, ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो भी राजनीति करता है उसको ये बात बखूबी पता होती है, दुनिया को दिखाने के लिए सबको ये बात पता है कि सत्ता बड़ी चीज है, लाल बत्ती बड़ी चीज है, लेकिन वास्तव में जो पार्टी का काडर कार्यकर्ता होता है उसको ये बात पता होती है कि संगठन जो है सबसे महती भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर आपका संगठन कमजोर हो जाएगा तो आप सत्ता को प्राप्त कैसे करेंगे। संगठन का जो एक कार्यकर्ता होता है हमारी नजर में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका जो कार्यकर्ता होता है वही वोटर्स को बूथ तक लाता है, और वही बूथ में पर वोटर्स को लाने के बाद अपनी पार्टी के फेवर में वोट को परिवर्तित कराता है। तो ऐसी स्थिति में अगर केशव प्रसाद मौर्य जी ने संगठन को लेकर कोई बात कही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर विरोध है। उनने अपनी संगठन की प्रभावी भूमिका की बात कही है, उनने माननीय योगी आदित्यनाथ के भूमिका के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, उनने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, उनने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है ब्यूरोक्रेसी में जो निरंकुशता व्याप्त हो रही है। इसलिए मैं आपसे लगातार एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने चुनाव परिणामों के बाद, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अपने कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक बुलाई, तो समीक्षा इसी बात की तो होती है कि भविष्य के लिए हम अपना एक आधार तैयार कर सके। हम वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में, चूंकि 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन की वापसी कैसे हो, इसलिए इस तरीके के प्रश्नों को उठाया गया है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आम कार्यकर्ताओं के हित में, जनता के हित में बड़ी प्रभावी भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्टेप आउट करेगा। चलिए ठीक है, अब लखनऊ से दिल्ली तक जो लगातार बैठकें हो रही हैं वो उसमें से क्या निकल कर आएगा ये तो खैर अभी बहुत जल्दी पता चलेगा। मैं पूछूंगी, गौरव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। गौरव जी, कौन से बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं या कोई सा बड़ा बदलाव दिखेगा? मतलब जो सीएम हैं वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, सबकी एक केशव प्रसाद मौर्य हैं वो जेपी नड्डा से मिलते हैं, भूपेन्द्र चौधरी से उनकी मुलाकात, मतलब सब जो है जो मेल मुलाकात है बड़ा तेजी से चल रहा है। मैं मानती हूँ आपके लोग हैं, आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो खबरें हैं, जो बातें आ रही हैं वो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। और खबरें तो ये भी हैं कि कहीं ना कहीं एक वर्ड कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा निशाना योगी आदित्यनाथ पर भी है, लेकिन उनको इधर से उधर करना भी एक बड़ा टास्क होगा। देखिए राखी जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इस तरह की स्थितियां जो बनी है ये अवश्यंभावी थी और अपेक्षित भी है, क्योंकि संगठन में भी जो हमारा कार्यकाल होता है 3 वर्ष का वो भी लगभग पूर्ण हो चुका है। तो व्यापक बदलाव तो संगठन में अवश्यंभावी हो तो होने ही है, अपने नियत समय पर ही होने हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है तो वो भी होने। लेकिन साथ ही साथ जो इन बयानों को जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक गदर जैसी स्थिति है, एक विस्फोटक स्थिति है और स्प्लिट जैसी स्थिति है, तो एक बात मैं बहुत साफ और स्पष्ट बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता जो शीर्ष नेता हैं सबकी अपनी अपनी एक वैशिष्टता है, अपनी एक काबिलियत है, और सबने संगठन को और सरकार को कुछ ना कुछ अपना विशेष योगदान दिया है और सबकी महत्ता है। और भारतीय जनता पार्टी किसी की महत्ता को कमतर करके नहीं आती। आपको मैं एक बात साफ और स्पष्ट बता दूं, यहां पर जिस तरीके से केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो दोनों की अपनी एक खासियत है। केशव मौर्य जी एक तरफ जहां संगठन के लिए, जहां बंजर भूमि हो वहां भी संगठन के लिए हरी हरी फसल लहलाने की क्षमता रखते हैं,
तो वहीं योगी आदित्यनाथ जी का गवर्नेंस इसी उत्तर प्रदेश को जो रसातल में था, जो एक आपराधिक स्टेट था, एक सिख स्टेट था, उसको एक देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देते हैं, अपराध मुक्त बना देते हैं, उद्योगों में, सभी चीजों में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ता है। तो सबकी अपनी खासियत है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन इस प्रकार के विशिष्टता को का उपयोग करना बखूबी जानता है। कब, कहां, कैसे करना है वो संगठन हमारा कर लेगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व कर लेंगे। लेकिन एक मीडिया में जो वैक्यूम की स्थिति आ जाती है, लोकसभा का चुनाव चला गया तो अब उसके बाद क्या मसाला होना चाहिए, क्या सेंसेशन होना चाहिए? मसाला नहीं है सर, आप लोगों का झगड़ा है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, झगड़ा आपको लगता होगा झगड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर मंच पर, हर फोरम पर किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, और चाहे वो संगठन के विरोध में हो, चाहे वो किसी नेता के विरोध में हो। और हम लोग इस बात को रखते हैं, खुले तौर पर रखते हैं, यहां तक कि चिट्ठियां भी लिखते हैं अपने नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को हम लोग लिखते रहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है और इसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, और वो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और आपको एक बात और बता दें, आने वाले चाहे वो उपचुनाव हो या फिर 2027-2029 के चुनाव हो, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सेमीफाइनल और फाइनल की तरह आता है, और मीडिया में इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है और विपक्ष भी इसी तरह से पोर्ट्रे करता है। अच्छा, मुझे बताइए ना गौरव जी, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि मसाला है, तो मुझे आप ही बता दीजिए, क्लियरिटी आप दे दीजिए कि कुछ ऐसी बातें भी हैं कि संगठन के कुछ लोग मंत्रिमंडल में आ सकते हैं या मंत्रिमंडल के कुछ लोग संगठन में जा सकते हैं, बदलाव करना है, क्योंकि क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल राखी जी, बिल्कुल ये संभव है, आते जाते रहते हैं संगठन के लोग, सरकार में भी आते हैं। और आप देखिए किस तो सर, जब ये हो सकता है तो वही पे तो हम चर्चा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम मन से मसाला निकाल रहे हैं। प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, और वही शिवराज जी संगठन में आकर के पूरी की पूरी 29 सीट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है और केंद्र में अपनी भूमिका अदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, तो यही भाजपा मसाला निकाल रही थी, विपक्ष निकालता है ना भाई। ये भाजपा, अरे मीडिया तो वो खबर दिखाती है, मीडिया के पास तो जो खबर होती है वो खबर पे चर्चा करता है ना। ये मसाला क्या हो गया भाई? मसाला विपक्ष के लिए है, मसाला ढूंढ रहे थे ना मीडिया के लिए। जो मसाला विपक्ष के पास है सर, उनके पास हो सकता है तड़का अखिलेश यादव ने लगाया भी है उस पर, अखिलेश यादव ने उस पर पूरा एकदम तड़का मारा है जोर से। लेकिन राखी जी, एक बात और आपको बता दें कि जो भी चुनाव आने वाले हैं भविष्य में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नया कड़ा और बहुत तेज तर्रार तेवर देखने को मिलेगा, और जितने कयास ये लगाए जा रहे हैं, इन सारे कयासों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आने वाले समय में। अभी तो उससे पहले एक इलेक्शन कवर करेंगे और फिर 27 में तो खैर वक्त है। सिद्धेश्वरी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही। सिद्धेश्वरी जी, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जो हलचल है, कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही, हम इस पे बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ बदलाव हो सकते हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है, हम बदलाव कर सकते हैं। तो विपक्ष है, या थोड़ा सा मीडिया पे भी बोला उन्होंने, फिर बाद में उन्होंने बोला कि विपक्ष को सबसे ज्यादा मसाला निकालने के लिए मिलता है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बैठ के। नहीं, विपक्ष मसाला क्यों निकाल रहा है? इनका तो जो करारी हार हुई है, जो इनका खराब प्रदर्शन हुआ है, उससे इनकी जमीन खिसक गई है। अब हम बताएं कि यूपी में क्या चल रहा है। यूपी में सिर्फ कुर्सी का खेला चल रहा है, पूरी तरह से अंदर भीतर गात है। इनके जो भी वर्कर्स हैं, जो भी नेता है, वो पार्टी फोरम पे बात नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक फोरम पे आके बात कर रहे हैं। मोती सिंह जी जो मंत्री रहे हैं इस सरकार के, कद्दावर पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इनका भ्रष्टाचार हो रहा है, और सरकार 42 वर्षों में मैंने नहीं देखी इस प्रकार की सरकार। तो जो लोग खुद निकल के आके बाहर बोल रहे हैं, गुटबाजी चल रही है, तो हम इनको ये मसाला किस बात की? क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा होता है तो 400 पार की बात ना उठती। संविधान को जो बोल रहे थे कि संविधान जो है हमारा 400 पार कर दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। और अभी बंगाल में एक नेता कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इस बात को कह के वो कह रहे हैं कि जो साथ देगा उसका विकास। तो क्या 36% लोगों ने जो इनको साथ दिया है, क्या आप उन्हीं का विकास करोगे? जो 64% गए वो कहाँ चले गए? तो इस प्रकार की जो खोखली बातें करते हैं, इनका वैसे भी पूरी तरीके से चरमरा गए, और जो
जो भी यहाँ हार हुई है उसमें मोदी जी की गारंटी थी ना, हर जगह पोस्टर तो मोदी जी के लगे थे गारंटी पे। तो अब हार की समीक्षा कर रहे हैं तो आप दीजिए ना योगी जी को, किसी और को क्यों आप गुनहगार बना रहे हो। हम तो यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप लोग इस प्रकार की बातें उठा रहे हो तो मसाले की बात नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए जनता को आप बदहाली पे ले आए। आपने सिर्फ कुर्सी की ही लड़ाई लड़ी है, जनता को अपने एक तरफ कर दिया। आपको चुनाव के समय में ही पेपर लीक मामले आ रहे थे, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बात हो रही थी, और जो बीफ की आप बात कर रहे थे, जो आप सिर्फ चंदा वसूल कर रहे थे। आपने सिर्फ जनता का कोई आपने सरोकार नहीं रखा, जनता से कोई दरकार नहीं रखा, आप अपनी बात करते रहे। मसाला तो आप तैयार कर रहे थे ना, आप अपने भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थे। आप उन लोगों को जो ओम प्रकाश राजभर है, ये आपके लिए कह रहे हैं बहुत कुछ। निषाद सिद्धेश्वरी जी, क्या लगता है आपको कि ये कुर्सी की लड़ाई चल रही है? अब मोदी जी की बात ही नहीं हो रही, अब एनडीए की बात हो रही है ना सिद्धेश्वरी जी, पूरी तरह से। जी, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में लड़ाई किस चीज की चल रही है? तैयार कर रहे थे, वर्चस्व की है लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई है? 241 सीट लाई है, 241 सीट लाई है, लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी है। अभी भी हमारा आंकड़े के आसपास आपका इंडिया अलायंस नहीं पहुंचा है, और पूरी दुनिया की ताकतें मोदी के खिलाफ लड़ रही थी। अमेरिका भी लड़ रहा था, और जर्मनी से भी बयान आता था, चीन से भी आता था, और पाकिस्तान से भी आता था, पाकिस्तान से भी आता था। और आप लोग तो यहाँ लड़ ही रहे थे। सारी ताकतें मिलकर लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और प्रधानमंत्री के रूप में आज मोदी जी विराजमान है। आप कैसी बात कर रही हैं? इसी देश की जनता ने बनाया है, बाहर की जनता ने वोट नहीं किया है, इसी देश की जनता ने वोट किया है। ठीक है, चलिए बात अभी उत्तर प्रदेश की हो रही है, हम उत्तर प्रदेश पे आ जाएं। अभी हम उत्तर प्रदेश पे थोड़ा फोकस्ड रहें तो बहुत बेहतर होगा। सिद्धेश्वरी जी, मुझे बहुत थोड़ा जल्दी से बताइए, किस चीज की लड़ाई आप देख रही हैं? कुर्सी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, नेतृत्व की लड़ाई है? आखिर लड़ाई किस बात की हो रही है? सबसे पहले तो देखिए, कुर्सी की लड़ाई है। जो चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि उनको सीएम को हटाया जाए, तो वो लड़ाई उसकी है। नेतृत्व की भी वही नेतृत्व की लड़ाई है कि उनको हटा के बनाया जाए, क्योंकि केशव प्रसाद जी 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी जगह उन्होंने अच्छी खासी जीत दिलाई। तो ये उन्होंने बहुत कुछ किया, इसको सब लोग जानते हैं किस प्रकार से अपने वहां पे बना लेना था। सचिवालय में उन्होंने रूम में जाकर के कमरे में अपना स्थापित होना चाहा था, और दोयम दर्जे की बात की गई थी। तो वही सब हम लोग ने देखा, पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है कि उन्होंने जो अपना उपचार कराने के लिए जो दर्द है, जो उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि जो दर्द है उनको, उसका उपचार के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। लखनऊ टू दिल्ली उनका टूर इसीलिए हो रहा है, और वो हम लोग सब सामने देख ही रहे हैं उनकी इस बातों को, कि वो चाहते हैं कि वो एक ऐसे तरह से एक को हटा करके मैं खुद ही उस वर्चस्व पे बैठूं। ठीक है, चलिए शिव कुमार जी, आवाज पहुंच रही है? जी शिव कुमार जी, अखिलेश यादव कह रहे थे कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार की बयानबाजी इनकी तरफ से हो रही है, खुद ही स्वीकार रहे हैं, अपनों से ही घिरे हुए हैं, और इसीलिए पूरा मौका मिल गया है विपक्ष को बैठे बिठाए। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, सिर्फ मौका ना देखें, यहाँ तो बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है, और जो लगा हुआ इलेक्शन है उपचुनाव का, फिर कितना फायदा ले जाने की उम्मीद है? देखिए, अभी आपकी डिबेट में मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भगदड़ मची हुई है, तो निश्चित तौर पर वो दिखाई दे रही है। ठीक है, उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन आंतरिक मामले के साथ साथ ये सरकार का भी मामला है ना। इस सरकार के कामकाज इस समय बिल्कुल बंद है, और जैसा कि ये आए दिन आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं हो रहे, तो आखिरकार कौन से काम नहीं हो रहे वो भी तो बताएं। या वो विकास के काम है, या वो खुद के काम है, या वो पैसा कमाने के काम है, कौन से काम नहीं हो रहे, ये भी वो उनको बाहर क्लियर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये हफ्ता 15 दिन, या ये कहें कि जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उसके बाद से जो गतिविधियां बनी हैं और इनकी पार्टी में हुई हैं, वो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कमजोर साबित हो रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के घर उजाड़े हैं, तो ऊपर वाला इनका भी घर उजाड़ा है। निश्चित तौर पर 240 का मतलब है कि पब्लिक ने इनका घर उजाड़ दिया, और 27 के आते आते इनका बिल्कुल घर उजड़ जाएगा। और इसीलिए शायद अभी ये जो अभी लखनऊ में जो रोक के रखा है कि अब भाई बुलडोजर नहीं चलेगा, शायद उसी का परिणाम है
अगर 240 नहीं आते, 400 आ जाते तो अभी तक तो काम हो गया होता, पूरा लखनऊ साफ हो गया होता। ऐसा हुई है कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन बुलडोजर चलाने का काम सरकार का नहीं होता है। आप एक्शन लीजिए, आप कोर्ट अदालतें ये किसके लिए हैं? सिस्टम से आप जाइए, आपको कौन रोकता है? सब वेलकम करेंगे, लेकिन आप अपनी तानाशाही चलाएंगे कि नहीं हमने जो बोला वो फाइनल, हमने जो बोला वो सही है, तो ये तो लोकतंत्र में नहीं चलता है। आप उसको मौका क्यों देते हैं कि कोई भी आदमी आक्रमण करे, सरकारी जमीन पे कब्जा करे? कितने ऐसे तहसीलों में केस हैं जहां पर दबंग लोग बेचारे गरीब लोगों के कब्जा कर लेते हैं, और जो गरीब व्यक्ति है वो सिर्फ कोर्ट के चक्कर खाता है। अब मैं एक आपको बता दूं, यहाँ हिंदुस्तान की न्यायपालिका का भी सिस्टम, आप सोचिए सरकार इस पे क्या करती है। मेरा खुद का केस आज 8 साल हो गए, सिर्फ नक्शा का चेंजेस होना है, 8 साल में आज तक मैं कोर्ट के धक्के खा रहा हूँ। आप सोचिए एक मामूली सा केस, तो ये सरकार क्या करती है इस तरीके से। चलो आज मैं सक्षम हूं तो मैं जा रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो वकील को कहां से पैसा देगा? जिसके पास खाने को नहीं है वो कहां से पैसा देगा? तो सरकार, जब आपको जनता ने 2017 में चुना था तो बहुत उम्मीदें थी कि चलो जो हमने काम नहीं कर पाए वो आप करेंगे, ऐसे इसीलिए शायद जनता ने आपको चुना था। लेकिन आप जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, फिर भी जनता ने आपको दोबारा चांस दिया कि शायद 2017 की जो कमियां 22 में पूरा आप करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये हस्त हुआ कि आपने 2022 में भी वो काम पूरे नहीं किए। आप बोलते थे, यही मैं नहीं बोलता हूँ, ये पब्लिक और आपके मीडिया ही बोलते हैं, स्टूल मंत्री थे जो इस समय भगदड़ मचाए हुए हैं। शिव कुमार जी, इन तमाम बातों का खामियाजा क्या अब निकल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? अभी तो यहाँ बदलाव की बात हो रही है, नंबर ऑफ सीट्स तो आई जो आई, वो चिंतन मंथन जो चल रहा है उनका वो तो एक अलग है, यहाँ तो पूरे संगठन और सत्ता में बदलाव की बात हो रही है। एक कहावत है मैडम, मैं इस पे उस तरीके से नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक हिंदी में शायद आपने भी कहावत पढ़ी होगी कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। आज बिल्कुल स्थिति इनके सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने वही है। अगर ये योगी जी को हटाते हैं तब भी गए, और अगर नहीं हटाते हैं तब भी गए। आज का स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, 2027 में मेरी सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। चलिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इनको सबसे बड़ा डर योगी जी से है, इसीलिए ये लोग ज्यादा नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई डर नहीं। सबसे ज्यादा भय सता रहा है विपक्ष को, इसलिए छाती पीटने का काम सबसे ज्यादा योगी जी पे कर रहे हैं लोग। नहीं तो गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी को भी तो चिंता है। बात तो देखिए सही है, गठबंधन के साथ केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त वो उस प्रेशर को बनाकर तो रखे हैं कि या तो इधर या उधर, और योगी आदित्यनाथ जी अपने आप में ऐसे हैं कि उनको आप टस से मस करा नहीं सकते, तो फंसे तो आप भी हैं। 27 का आप सपना देख रहे हैं, सपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देख रहे थे, और वहां का सपना वहां की जनता ने तोड़ दिया और प्रचंड बहुमत से भारतीय। तो गौरव जी, सपने देखने का अधिकार है, देखने दीजिए ना, ये कौन सी बात होती है? सपनों पर कमेंट मत करिए, वो उनका विशेषाधिकार है, वो किसको क्या देख रहे हैं। और यही रुकिए एक मिनट, आप देखिएगा कैसा होता है। आप एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी गुजरात को अपने बपौती मानती है कि वहां तो हमारे सिवाय कुछ नहीं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी बोलते थे। क्या हुआ? एक सीट चली गई ना, किला धीरे 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 ढह जाएगा और आप देखते रहेंगे। चलिए, एक मिनट रुकिएगा गौरव जी, एक सेकंड, इसके बाद आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। आरपी श्रीवास्तव जी, ये उत्तर प्रदेश में जो हलचल चल रही है, इलेक्शन है उस वजह से तो हो ही सकता है, लेकिन बदलाव की जो बात आ रही है, बहुत दिनों से मंथन चल रहा है इस लोकसभा इलेक्शन के बाद जो नंबर ऑफ सीट्स भारतीय जनता पार्टी की आई, ये मंथन चिंतन ये खत्म नहीं हो रहा, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, वो बैठकों का दौर बढ़ता चला जा रहा है, और सबका एक दूसरे से मिलना, कहीं ना कहीं राज्यपाल से योगी आदित्यनाथ का मिलना, यहाँ नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मिलते हैं, फिर भूपेंद्र चौधरी जिस तरीके से हैं वो भी नवनियुक्त हैं। तो ये एक बदलाव की जो बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि अंदर खाने से होना क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना योगी आदित्यनाथ भी हैं, और उनको हटाना मतलब थोड़ा जरा मुश्किल सा टास्क लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए राखी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको हटाना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखिए जो 30 सीटें घटी हैं भारतीय जनता पार्टी की, लगभग 29 सीटें लोकसभा में,
और वहीं से ये सारी बातें निकल के सामने आई। इसके पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था, तब संगठन मजबूत था, सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इन्हीं के नेता बाहर निकल कर बयान देना शुरू कर दिए। और मामला तब आता है मीडिया में और तमाम चीज़, जब आप मौका देते हैं। मीडिया कोई अपना नैरेटिव लेके नहीं आता है। अगर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट नहीं किया होता, पहले ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर ट्वीट कर देते हैं। ऊपर से क्या है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रीय नेतृत्व से नसीहत मिलती है कि आपको जो है काम करना है, इस तरह से रहना है, आपको संगठन के लिए काम करना है, चुनाव को देखना है, आने वाले उपचुनाव को लेकर के काम करना, उसके बाद फिर ट्वीट आ जाता है। पहली बात यह है कि चाहे भूपेंद्र चौधरी हों या जो है केशव प्रसाद मौर्य हों, ये दिल्ली गए, प्रधानमंत्री से मिले, जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह जी से मिले, आखिर इनको सह दे कौन रहा? जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल सरकार चल रही है, ये सारी बातें हो रही हैं, तो ये सब हो क्यों रहा? इसके पीछे का जो आप समझिए क्या है, केमिस्ट्री क्या है। ये जब चुनाव हुआ लोकसभा में, ये पक्की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम जो है जितनी सीटें 2019 में उससे ज़्यादा ही मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे जो है यहाँ पर देखिए कि बहुमत, जो खुद बहुमत में 2 बार सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, अपने दम पर थी, वहाँ पर जो सीटें कम हो जाती हैं। और आज जो है आज एनडीए बिल्कुल बहुमत मिला एनडीए को, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने का मौका मिला। ये बात सही है कि गठबंधन ने चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से उनकी सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी खुद की सीटें कम हुई। और आप कहा यह जाता है कि पूरा जो उत्तर प्रदेश की से ही जो है दिल्ली का रास्ता तय होता है, और उस उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। अब ये सवाल है कि हार का ठीकरा फोड़े किस पर? क्या योगी जी मुख्यमंत्री हैं? देखिए वहाँ चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। योगी और मोदी 2 ही बड़े चेहरे थे। आप देखिए अयोध्या में चुनाव हारने का भी एक तरह से इनको कहीं न कहीं तकलीफ हुई भारतीय जनता पार्टी को। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मंथन होना शुरू हुआ, और जब इन्होंने वहाँ पर जब बैठक किए, संगठन की बैठक हुई, जेपी नड्डा साहब गए, और वहाँ जाने के बाद जो बातें निकल के सामने आई, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें जो है खिलाफ भी गई। अब चाहे योगी जी को कह लीजिए या फिर संगठन में कुछ कह लीजिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है, आपने देखा होगा कि योगी जी ने काफ़ी मेहनत किया। गोरखपुर के आसपास की सारी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीत ली, और जहाँ से मोदी जी लड़े थे बनारस से, उसके आसपास की सारी सीटें हार गई। जहाँ तक कि जो केपी मौर्य जो है जहाँ से आते हैं, वहाँ बनारस मतलब अयोध्या प्रयागराज के आसपास की सारी सीटें हार गई। इवन पिछला चुनाव भी हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ जो सबसे बड़ी जिसका डेंट लगा है, ये पिछड़े और दलित वोटों पर जो घमासान मच रहा है आज की डेट में, उनमें अगर जो कमी आई है उसकी वजह से ज़रूर विचार करने का जो प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी। और रही बात शीर्ष नेतृत्व का, तो जहाँ तक हमें लगता है कि योगी जी को हटाने का मतलब है कि योगी जी जो है पूरे हिंदुस्तान का एक हिंदुत्व चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के प्रमुख चेहरा है हिंदुत्व के। और ऐसे में अगर उनको हटाते हैं तो भी नुकसान होता है, और अगर उनको रखते हैं तो सवाल है कि जो अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उसका रिजल्ट क्या आता है ये भी देखना होगा। इनके वोट बैंक कहाँ खिसक गए उनको देखना होगा। तो ये सारी चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। क्या परिवर्तन होता है, संगठन में फेरबदल होता है, या मुख्यमंत्री पर कोई जो बदलाव की स्थिति आती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि कहीं न कहीं अंदर खाने में कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, और उसका कहीं परिणाम आने वाला है। और ये बात भी सच है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो हार की जिम्मेदारी न लेते हुए कहीं कहीं प्रदेश नेतृत्व पर ही ठीकरा फोड़ने की तैयारी में है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें तो ये बात सच है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जो पब्लिक डोमेन में जो बात आई, मीडिया को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं। मीडिया कहीं थोड़े गया था कि केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करें और इस तरह के बयान आ जाएं या अन्य बयान आ जाएं, या अनुप्रिया पटेल जो उत्तर प्रदेश सरकार पर ही जो है एक तरह से निशाना साधती हैं, ये सब, या ओम प्रकाश राजभर हों या फिर संजय निषाद हों, आखिर ये क्यों मुखर हो गए? तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात है, और ये बात क्या है आने वाले समय में पता चलेगा कि सत्ता, संगठन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है प्रभात जी, क्योंकि कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं मैं आऊंगी एक एक करके सभी के पास। प्रभात जी, सबसे पहले आप भी बीच में कुछ कह रहे थे, लेकिन एक सवाल के साथ मैं
आप अपनी बात रखिएगा। अब आगे की पिक्चर क्या दिखती है उत्तर प्रदेश में? बहुत सीधा सटीक सवाल है, क्योंकि देखिए 2027 अभी वक्त है, उसमें वक्त है। वो एक अलग बात है कि अभी से सारी जमावट करनी होगी, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। अब वो कॉन्फिडेंस आप नहीं ला सकते हैं, या उस कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते कि अरे निकल जाएगा। अब वो स्थिति नहीं है, क्या हो जाएगा पता नहीं। तो इसलिए उसके लिए तो ठीक है जमावट करनी, पर वक्त है। उससे पहले उपचुनाव और उसके साथ साथ बदलाव। अच्छा, जो बदलाव होता भी है मान लीजिए, तो क्या वो सटीक बदलाव है, वो उस चीज को उतना लेके चला जाएगा, या फिर आपसी जो अंदरूनी एक भिड़ंत अंदर चल रही है उसकी वजह से इनको बदलाव करना पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से देख रहे हैं? राखी जी, मैं श्रीवास्तव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो एक देश की या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अंकुर जी बैटिंग कर रहे थे, प्रवक्ता आरएलडी के हैं, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, और हर व्यक्ति को बोलने का एक अधिकार है। लेकिन आखिर आज जनमानस में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता में 1 ट्रिलियन लक्ष्य में काम करने वाली योगी की सरकार और साफ सुथरी सरकार, बुलडोजर वाली, कानून व्यवस्था वाली सरकार, बड़ी सरकार, रिपीट होने वाली सरकार, आखिर जमीन क्यों की, उसका आत्ममंथन ये लोग सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की एक यही कमी है। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है राखी जी, जब सत्ता और संगठन के बीच, सत्ता में जब अहंकार आ जाता है और जब लोग सत्ता में आ जाते हैं, उनको जब बात वो अंतिम पायदान की करते हैं, सबका साथ सबके विकास की करते हैं, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो जाती है, एक आदमी के पास पूरा एक सत्ता का बड़ा पावर सेंटर हो जाता है और कार्यकर्ता जो झोला और थैला लेके जिन विधायक और सांसदों के काम करता था। योगी आदित्यनाथ 30 एमपी नहीं चाहते थे। योगी आदित्यनाथ ने एक लिस्ट भेजी थी दिल्ली के अंदर अमित शाह को, जो आप टिकट ये 30 लोगों को दे रहे हैं, ये हार जाएंगे। नहीं सुनी गई उनकी। पूरे 7 साल योगी आदित्यनाथ को सरकार चलाने के लिए फ्रीडम नहीं दिया गया। सरकार का चेहरा था योगी आदित्यनाथ, सनातन का एक बड़ा चेहरा थे। अयोध्या में क्यों हार गए? अयोध्या में जमीन जिस तरीके से विस्थापित लोगों के संग मुआवजा नहीं मिला, वहां मैं 1 हफ्ते रहा अयोध्या में। अयोध्या के नागरिकों का यह कहना था कि राम राज्य का मतलब, राम मंदिर स्थापित करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उसके घर से उजाड़ दें, उसको घर से बाहर फेंक दें। तो ये जो सारी चीजें हैं निचले स्तर पे, जो काम भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों को करना चाहिए था, वो इतने उत्साह में थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि मोदी के नाम पे पूरा हम देश जीत लेंगे। मोदी के नाम पे पिछले 2014 में आप जीत गए, जो कॉर्पोरेशन को सांसद हो गए। 2019 में वही रिपीट हुआ। अब 2024 बदल चुका था। 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं भाप पाई कि जो जन समस्याएं थी, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, शिक्षकों की हड़ताल का मामला हो, ये सारे जो नेरेटिव, ये सारी परेशानियां ब्यूरोक्रेट द्वारा खड़ी की गई थी। देखिए कोई भी आप परिवर्तन करते हैं, लेकिन परिवर्तन में अब जैसे कल निर्णय एक योगी बाबा ने लिया, वो समाज में एक अच्छा संदेश दिया, 2000 घर बचे। इसी तरीके से बहुत गरीबों क्या बुलडोजर चले हैं, लोगों को उन्होंने कहा ठीक है आप चलाइए। तो ऐसा होता है कि जब आप किसी को सताएंगे तो वो वोट के अपने वोट से चोट करता है। उसने वोट से चोट कर दी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब 2027 एक बड़ा रण है। उसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव होने, 3-4 राज्यों के चुनाव और होने हैं, और इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में, हर राज्यों में जो मजबूत राज्यों में एलाइज है, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत एलाई है, इसी तरीके से आरजेडी हो या वहां महाराष्ट्र में महाअघाड़ी हो, चाहे शिवसेना हो उद्धव ठाकरे की, या कांग्रेस हो या शरद पवार के लोग हो, ये सब एक हो रहे हैं। और जनता जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो भी एकजुट हो रही है। जैसे कि कहा जाता था पहले कि जनता लड़ रही है चुनाव, तो जनता लड़ रही थी आपके खिलाफ, आपके उसमें कि आपने राशन तो बांट दिया, लेकिन जनता को जो परेशानी हुई, जो उसको मानसिक पीड़ा हुई, उसका उसने वोट से चोट करके बदला दिया। अब आप कैसे कर पाएंगे? योगी को हटा दें, भूपेन्द्र चौधरी को हटा दें, ब्रजेश पाठक को ले आए, केशव मौर्य को ले आए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी जो आइडियोलॉजी थी, आपका जो एक पार्टी विद डिफरेंस की बात आप करते थे, आपका वो चाल चरित्र चिंतन चेहरा आपका बदल गया। आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने कहा क्या किया, जनता देखती है, जनता उसका जवाब देती है। गौरव जी, ओवर हार्निंग, गौरव जी अपनी बात रखिएगा। ठीक है प्रभात जी। राखी जी, प्रभात जी ने जितने पॉइंट उठाए हैं, कम या ज्यादा हम सभी को स्वीकार करते हैं
कुछ कमी रही है, उसके कारण ही तो ये परिणाम आए हैं। और जब ये परिणाम आए हैं तो समीक्षा होना स्वाभाविक है। और वो ये सारे बिंदु जो प्रभात जी ने उठाए हैं, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको इतना बता दूं कि एक एक बूथ पर जो हमारा बूथ अध्यक्ष होता है, कौन सा बूथ अध्यक्ष किसके लिए काम किया, कितना काम किया, और अगर डाइवर्ट हुआ तो क्यों हुआ, उतने तक की रिपोर्ट हमारे यहाँ तैयार हो रही है। एक एक व्यक्ति की रिपोर्ट तैयार रही हो, और वो सारे विषय, चाहे विपक्ष ने लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे, खटाखट फार्मूला लागू कर देंगे, ये सब जो फर्जी प्रोपेगेंडा करके जनता के अंदर जो भ्रम की स्थिति पैदा की, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है तो हमारी जो रणनीति बनेगी वो बहुत ठोस और चाक चौबंद बनेगी। ऐसी परिस्थितियां आपने देखा होगा पहले भी आई थी, जब योगी जी को लेकर के इतना कयास उठाया जा रहा था कि अब बदल दिया जाएगा, योगी जी दिल्ली चले गए, उनसे मिल रहे हैं, अब स्थितियां ऐसी हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन करना जानती है और बहुत वैज्ञानिक तरीके से करना जानती है। जहां जहां हमसे भूल हुई है, जहां हमसे कमियां हुई हैं, स्वाभाविक है कि जनता ने उसका दंड दिया है। और भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही विश्वास करती है, आतताइयों पर विश्वास नहीं करती। जिनका भ्रष्टाचार का भस्मासुर जैसा इतिहास है, उनके ऊपर भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती। आप नोटा के वोट को देख सकती हैं, नोटा पे खिन्न होकर के लोगों ने वोट दे दिए हैं, लेकिन विपक्षियों को वोट नहीं दिए हैं। इसलिए यह सफलता जो दिखाई दे रही है, यह कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, जो विपक्ष की दिखाई दे रही है। और वो तुष्टीकरण के, पोलराइजेशन के कारण, झूठे वादों के कारण, फेक प्रोपेगेंडा के कारण, जनता को भ्रम में डालने के कारण, और निश्चित रूप से हमारी कुछ कमियों के कारण ये रिजल्ट आया है। लेकिन उन सारे रिजल्ट पर हम चर्चा नहीं कर सकते, सारे कारणों पर। लेकिन जनता भ्रमित कैसे हो सकती है, मुझे बताइए, क्या जनता पहले भ्रमित नहीं हुई? कितनी बार मौका मिला आपको उत्तर प्रदेश में, क्या जनता तब भ्रमित नहीं हुई? इस बार जनता को भ्रमित कर दिया विपक्ष ने, ये भी तो सोचने वाली है, जनता को क्यों बीच में लाते? बिल्कुल किया। उसने जो भ्रम पैदा किया, उसको जिस पेस और जिस ताकत से हमको डिफेंड करना था, उसमें हम थोड़े पीछे रह गए, थोड़ी कमी रह गई। उसका असर रहा है, इसको हम स्वीकार करते हैं। जिस तरीके से झूठे वीडियोस बना करके, चाहे वो अमित शाह जी के वीडियो हो, चाहे वो फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की बात हो, झूठ बोलने की बात हो, ये लगातार चलता रहा, विपक्ष करता रहा। और वही साथ ही साथ प्रलोभन की दुकान भी खोल करके बैठा रहा। 1 लाख रुपए की लाइन लग गई महिलाओं की उनके कार्यालय में, जरा उसको भी दिखाइए, वो भी वीडियो। लेकिन फिर भी अंततः सरकार तो आपकी बनी, सरकार तो एनडीए की बनी। 8,500 रुपए दीजिए हमको जी, राखी जी। तब भी सरकार तो एनडीए की बनी ना सर, कहां हो गया? चलिए भ्रमित भी कर दिया, लोभ लालच भी दे दिया, तो भी कहां गठबंधन की सरकार पार्ट है वो। मैं अभी कमियों की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो सरकार बनी वो इस बात का ही प्रमाण है कि एनडीए का एक एक प्रत्याशी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ रहा था, चाहे वो किसी भी दल का हो। और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। और ये 240 का आंकड़ा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पूर्ण बहुमत 293 का आंकड़ा एनडीए के लिए सामान्य नहीं है। क्योंकि ये चुनाव सिर्फ हम विपक्ष से नहीं लड़ रहे थे, हम अमेरिका के सोरोस से भी लड़ रहे थे, हम जर्मनी के वो कॉकरोच से भी लड़ रहे थे, हम चाइना से भी लड़ रहे थे, और भारत के अंदर जो हमारे पूर्व सीडीएस ने कहा था, उस आधी देश विरोधी ताकतों से भी लड़ रहे थे। चलिए अभी तो अब उत्तर प्रदेश को देखना है सर। आपको आने वाला परिणाम बहुत सुखद दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देगा। बिल्कुल सर, मैं तो कह रही हूँ उपचुनाव का ही आएगा नतीजा, हम तो पहले उसी से शुरू हो जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल उसी से शुरू होंगे, क्योंकि 13 राज्यों के उपचुनाव के अभी रिजल्ट आए थे, उससे भी बहुत सारा कुछ अलग ही निकल के आ गया। तो उत्तर प्रदेश पे तो खास तौर पे फोकस्ड होना होगा, क्योंकि पूरी दिशा और दशा यहीं से तय होती है। खैर, समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अंकुर जी पहले आप। अंकुर जी। जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बोले, अपनी बात रखिए। जी देखिए राखी जी, अभी कांग्रेस की प्रतिनिधि महोदया ने ये बात कही कि भितरघात हुआ बीजेपी एंड अलायंस में और एनडीए गठबंधन में। तो इसका मतलब इनने ये साफ तौर पे स्वीकारोक्ति कर ली है कि कांग्रेस अपनी वजह से नहीं जीती है, जहां पे भितरघात हुआ है उस वजह से कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई हैं।
समाजवादी पार्टी के हमारे प्रतिनिधि महोदय निरंतर बड़ा खुशी दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 33 सीटें हमने जीत ली हैं। मेरे भाई 33 सीटें जरूर जीती है, लेकिन 28 सीटें ही वास्तव में आप जीते हो, बाकी +5 सीटें जो है वो एक परिवार विशेष की हैं। अब अगर आप 33 सीटों का आकलन करते हो तो 543 में 33 सीटें कितने % मानी जाएंगी, आप इसका भी आकलन कर लो। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस भी 99 पे नाबाद अपना चली आई, तो 543 में 99 सीटें कितनी % है? क्या 99 सीट्स के आधार पे या 33 सीट्स के आधार पे तो आप गवर्नमेंट बना सकते हैं? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें अपने बुते लाई, और टोटल एनडीए के जो घटक दल मिला के हैं आज की डेट में हम 299 के करीब का आंकड़ा प्राप्त कर रहे हैं, और आप हम लोगों से कह रहे हो कि हम लोग एक स्थायीपूर्ण सरकार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। नहीं अंकुर जी, इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में जो 60+ का आंकड़ा था वो आधे पे आ गया, तो उनको चिंता नहीं है, वो तो खुश हैं, वो तो खुश है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी तो खुश है कि हमारी सीट्स आ गई, अरे हमारी बढ़त हो गई, हम मजबूती के साथ आए। खोया तो आपने है ना, इसलिए सवाल उठा। राखी जी, मैं उसी बात को कह रहा हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आपने जितना प्राप्त किया है, अगर आप उतने में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार बनाने का मौका तो आम जनमानस ने हमको दिया है ना। जब जनमानस ने तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का मौका दिया है तो हम लोगों को जनता ने एक जिम्मेदारी भी दी है, और हम लोगों को ये अधिकार भी दिया और उत्तरदायित्व भी दिया है कि हम लोग जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करें, और इनको ये उत्तरदायित्व दिया है विपक्ष के रूप में रहे, लेकिन ये विपक्ष के रूप में ना रहकर सत्ता कैसे प्राप्त। अंकुर जी, इस वक्त तो चुनौती उत्तर प्रदेश को संभालने की है, बाद में तो चले जाएंगे दूसरे इलेक्शन में, 27 में देखेंगे कि क्या हो रहा है, देश का चुनाव तो हो गया। देखिए राखी जी, उत्तर प्रदेश निरंतर एनडीए गठबंधन की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में और एनडीए की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय जो भी चर्चा परिचर्चा चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, और कहीं ना कहीं प्रत्येक राजनीतिक दल अपने चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा करता है अपने चुनाव परिणामों की, और उसके आधार पे भविष्य की मजबूत नींव तैयार करता है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए विपक्षी दल की मुगालते में कहीं ना कहीं हम लोग 2027 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। ठीक है, चलिए सिद्धेश्वरी जी कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखिएगा। देखिए, गाजियाबाद से गाजीपुर तक का पूरा इनका सफाया हो गया। अहंकार इतना है कि अभी तक ये उसी अहंकार में डूबे, ये सत्ता लोग हैं, और जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, तो पहली टर्म में जब 150 विधायक योगी जी के अगेंस्ट हो गए थे, बैठ गए थे पूरी तरीके से, तब इन्हें नहीं मालूम इनके यहाँ पूरी तरह से सिर्फ फुटबॉल है, भीतरघात है। विधायक भी इनके जब थाने पे जाते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है, ये बात हो रही है इनके यहाँ, और ये बात बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ये इनको अधिकारी भी इनके बंदर बाट करने, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज देश का भविष्य जो नौजवान है उसके इतने पेपर लीक हो रहे हैं, और यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और आप लोग सिर्फ बातें करते हैं। बेकार की राजनीति की बात करने के अलावा आप थोड़ा बच्चों पे तो देख लीजिए, देश के भविष्य पे देख लीजिए, महिलाओं पे, छात्राओं पे, उनको देखिए। सबसे बड़ा ये मसला है, प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में जाके कहते हैं मैंने करोड़ों लोगों को बेरोजगारी हटा दी, नौकरी दे दी। कहाँ है, किसको ली है इस समय, किसकी, कोई आंकड़े बताइए आप, किसको दी आपने नौकरी? पूरी तरह से जो मेन समस्या है वो है अभी बेरोजगारी चरम पे है। महंगाई आप देख लीजिए, महंगाई, आप सब्जियां देख लीजिए, उनकी बात करिए। आप अपना जो आपका अंतरिम मामला है वो आप करिए। आप सिद्धेश्वरी जी, हो सकता है जिस बदलाव की बात हो रही है, हो सकता है उसके बाद बहुत कुछ बदल जाए। जी, बदलाव, इनको बदलाव की तो कर रहे हैं ये, तो ये करें अपने हिसाब से देखें। हम लोग भी चल रहे हैं, हम तो जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। हम जनता के लिए चाहते हैं कि उनको जो इनकी समस्या है, जो बच्चे नीट में अभी नहीं हुए, कब जाके कितनी उम्र होगी, कितने पेरेंट्स उनके उत्पीड़न उनका हुआ, लाखों रुपए उनका खर्च हुआ, ये सब कौन देखता है? जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ करके। देखना ये है ना कि उन लोगों की कमियां पूरी करें, महंगाई कम करें। आप ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ सत्ता लोलू पे, आपको फिर से सत्ता चाहिए, उसकी लड़ाई है आपकी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, ये आपकी लड़ाई है। आपकी लड़ाई जनता से सरोकार नहीं। ठीक है, शिव कुमार जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा। खटाखट दिया है, सब कुछ दिया जनता ने, और आपके पास कुछ नहीं है, बैसाखी की सरकार पे चल रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए आप देखिए सर, आप सपनों के पीछे क्यों पड़े? उनका अधिकार है, जिसको जो देखने दीजिए। चलिए शिव कुमार जी, पहले अपनी बात रखिए जल्दी से।
शिव कुमार जी आवाज नहीं आ रही है। क्या हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? बोलिए जल्दी से। हर घर का 150 बजट 200 बदल गया, पूरी तरह से उधड़ 150 गया। 200 रुपया, 150 200 रुपया टमाटर, 150 रुपया नींबू, भिंडी के अपार शनाप दाम, आलू महंगा, तो बेरोजगारी चरम पे। तो ये जो सारे मुद्दे हैं वो निश्चित तौर पर इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि 2027 आएगी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार जो होगी वो सत्ता में आएगी। तो अभी ये जाने की तैयारी कर लें, बोरी बिस्तर बांधने की थोड़ी अभी से तैयारी कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि इन्हें बाद में ज्यादा तकलीफ ना हो। चलिए देखिए, आप मुद्दे जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या कोई बदलाव होगा उसके बाद चीजें आगे आएंगी, या अब ये तो मुद्दे देखिए हमेशा रहेंगे, ये तो इलेक्शन के मुद्दे हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो उठापटक देखने को मिल रही है वो कहां तक सफल होती है देखना होगा। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी समय हो गया। देखिए राखी जी, जहाँ तक चुनाव की बात है, जनता लोगों को चुनती है। अब रही बात भ्रम की, अभी मैं भ्रम सुन रहा था भाई, जब आपको अपार बहुमत मिलता तो क्या उस समय आप भ्रम फैलाते हैं? देखिए जनता ने इस बार किस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको एक तरह से नकारा तो नहीं है, लेकिन एक शिकस्त दी है, उस पर आप चर्चा करें। आपके यहाँ जो भी बातें आ रही हैं सामने, जो आंतरिक मामला बताया जा रहा है पार्टी के भीतर, या बदलाव की बात, या तमाम चीज़ें जो उभर करके सामने आ रही हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, इसको आप ये समझिए। आप किस तरह से भ्रम से जनता भ्रमित हो गई। जनता इतनी भ्रमित नहीं है, उसका पीछे एक रीज़न है। आप देखिए 400 का नारा आपने दिया, जनता ने कहा नहीं बिल्कुल आप सरकार बनाएंगे, लेकिन आप उतना उस आंकड़े को छुएंगे नहीं। विपक्ष ने ये किया कि उनकी सरकार बन रही है, जनता ने सोचा कि भाई आप विपक्ष में रहिए, एक मजबूत विपक्ष बन करके आइए। तो क्या भ्रम है? भ्रम तो फैलाने न फैलाने के बारे में हम लोग सोचें ही मत। जनता बहुत समझदार है और जनता उसी हिसाब से वोट करती है, और बराबर ये जो परिणाम अभी आए हैं जनता ने ही दिया है, कोई भ्रम ने नहीं दिया है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो अभी वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन की बात हो, या संगठन में बदलाव हो, या मुख्यमंत्री को रिप्लेस करने वाली बात हो, ऐसा कुछ हमें लगता नहीं कि योगी जी बदल जाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी की। और एक बात मैं और बता दूं कि ये जो है कल्याण सिंह जो है वो पार्ट 2 होने वाला नहीं है। उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया था, लेकिन योगी जी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उनके पीछे संघ का भी हाथ है। अब संघ ने भी नसीहत दिया पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि करना क्या आपको। तो इस सारी चीज़ों को समझा जा सकता है, और आने वाले समय में ये ज़रूर होगा कि 2-4 दिनों के अंदर क्या बातें आती हैं निकल के, या जो उपचुनाव हो रहा है 10 सीटों का, उसके बाद कोई परिवर्तन की स्थिति आती है, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल, चलिए समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बात तो साफ है कि कितना बदलाव होगा, जो हलचल हो रही है उसमें से क्या निकल कर आएगा, और निशाने पर कौन कौन किसकी तरफ से हैं ये भी बहुत जल्दी खोलकर सामने आएगा। लेकिन तैयारी तो है, और थोड़ा सा जो दर्द है भारतीय जनता पार्टी का उससे वो निकल नहीं पा रही है, लेकिन निकलना होगा और आगे की दिशा आपको तय करनी होगी सबको साथ लेकर। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।